को ही मैंडेट दिया गया था कि गुरुकुल प्रणाली में आपको यह शिक्षण व्यवस्था चलानी है। हॉस्टल्स को हॉस्टल नहीं कहेंगे, आश्रम कहेंगे। आश्रम को के जो अध्यक्ष होंगे वो हॉस्टल सुपरिटेंडेंट नहीं कहलाएंगे, आश्रमाध्यक्ष कहलाएंगे। उनकी धर्मपत्नी होंगी, आश्रम माता कहलाएंगी। एक कंसेप्ट दिया गया कि एक आश्रम की व्यवस्था हो। बच्चे जो 10 से 12 की उम्र के उसमें आने वाले के लिए रखा गया था, तो उनको ये कंसेप्ट था कि ये होम अवे फ्रॉम होम उनको लगना चाहिए। 10 से 12 साल का एज बहुत नाजुक होता है, तो ये कंसेप्ट उनको दिया गया और उसी कंसेप्ट के तहत ये सब गुरुकुल व्यवस्था में चली। तो आज जो चर्चा हो रही है डिग्निटी ऑफ लेबर विद रेफरेंस टू नेतरहाट, नेतरहाट के मनीषियों ने, नेतरहाट बिहार के मनीषियों ने 20वीं शताब्दी में आज से लगभग 60 साल या शायद उससे भी ज़्यादा पहले जो सोच रखा था, आज स्वच्छ भारत की बात हो रही है, स्किल इंडिया की बात हो रही है। तो बड़े दायरे में अगर बात करेंगे भारत के परिदृश्य में, नेतरहाट तो एक छोटी इकाई है, तो वहाँ तो इन लोगों ने ट्रांसलेट कर लिया। हमारे शमान जी लोग भी हैं, उसी परंपरा में रहे, इन्होंने उस ट्रांसलेट किया, उस परंपरा को जारी रखा। आज के डेट में भी परंपरा है, लेकिन उसमें कहीं कहीं पर कुछ क्रैक्स अपीयर हो रहे हैं। उस क्रैक्स की चर्चा हम नहीं कहेंगे, क्योंकि जो उसके प्रोपोनेंट्स हैं डिग्निटी ऑफ लेबर और आश्रम परंपरा के, उस क्रैक को फिलअप करने में लगे हुए हैं। नेशनल परिदृश्य में अगर बात करें, स्वच्छ भारत का अनाउंसमेंट हुए भी लगभग कई एक महीने हो गए, लगभग साल भर होने को है, लेकिन बहुत आगे नहीं बात बढ़ी। आज हम और श्रीमान जी आज आए, राजेश के गेस्ट हाउस में ठहरे, वहाँ पर राजेश से बात हो रही थी। राजेश ने बताया कि ये स्वच्छ भारत का जो कंसेप्ट यहाँ से प्रोनाउंस हुआ, बहुत हेडवे नहीं कर सका। उसने दिल्ली का ही उदाहरण दिया, एनडीएमसी वगैरह का जो है, इनको बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिली और गार्बेज डंपिंग वगैरह में भी सफलता नहीं मिली। स्किल इंडिया की जो बात आई, तो स्किल इंडिया में हमने कुछ आंकड़े जो पढ़े हैं पिछले दिनों कुछ आर्टिकल्स में, तो वो आंकड़े चौंकाने वाले भी हैं। हम लोग सिर्फ सिद्धांत की बात करते हैं, स्किल इंडिया लेकर के हम चाइना और यूएस और या दूसरे कंट्रीज के टक्कर लेंगे, हम बहुत पीछे हैं। आज के डेट में इंडिया पॉपुलेशन का स्किल वर्कफोर्स मात्र 3.6% है। 3.6% ऑफ द बिलियन पॉपुलेशन। आप सोच लीजिए कितना है। चाइना का इसके कंपैरिजन में हमें जो आंकड़े मिले हैं वो 46% है, जर्मनी का 74% है, और काफ़ी हाई परसेंटेज में कोरिया का है 96%। तो जहाँ स्किल वर्कफोर्स का स्ट्रेंथ ये है, तो वहाँ पर स्किल डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग। राजेश का कहना था कि कुछ तो उसके जो एनजीओ इंस्टीट्यूशन जो रन कर रहा है, उसके थ्रू उसने है, उसको राजेश ने प्रमोट किया है। और वो बता रहा था कि आईटीआई में कुछ लोगों को 1200 रुपया का भी मार्क किया गया है। 2022 में 40 करोड़ लोगों को ये करना है, लेकिन 40 करोड़ लोगों को आप करेंगे तो आईटीआई और उससे रिलेटेड जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ट्रेनिंग के सेंटर्स, उनको तो स्ट्रेंथ करेंगे, उसको स्ट्रेंथन करेंगे, तभी बात आगे बढ़ेगी। और स्वच्छ भारत का जैसे फाइनलिस्ट ने भी बताया कि स्वच्छ भारत बहुत ज़्यादा हेडवे नहीं कर पाया है। तो देखें, जैसा लक्ष्मीदास जी कह रहे थे, चलेगा क्या? हाँ, उन्होंने कहा था कि भाई ये सोच रखिए। उन्होंने अंत में एक कहानी भी सुनाया सूरज और जुगनू का, तो उस कहानी पर मेरी भी सहमति है कि एक जुगनू कम से कम कुछ न कुछ एफर्ट्स तो करता है
तो नौबार दिल्ली का जो है कुछ प्रयास जो है कम से कम फोकस हो सेंट्रल लेवल पर, यही मेरी कामना है। थैंक यू। 12th पास किया था, उसके परिवार में सभी लोग डॉक्टर हैं। उसके दादा के दादा भी डॉक्टर थे, उसके दादा भी डॉक्टर, उसके सब चाचा डॉक्टर हैं, सब डॉक्टर ही डॉक्टर हैं। और सब लोग चाहते थे कि वो डॉक्टर ही बने। और वो काफ़ी हाई मार्क्स था, उसको बहुत हाई मार्क्स था, और मेरे ख्याल से 99 था उसको बायोलॉजी में। सब लोग सोचते थे वही पढ़ेगा, लेकिन उसने कहा कि मैं ये सब नहीं पढ़ूंगी। वो पढ़ रही है निफ्ट बेंगलोर में। अच्छा, जब वहाँ गई तो उसका मेरे पास एक फ़ोन आया कि दादाजी, नहीं सॉरी नाना जी, मेरे को एक काम मिला है। और फ्राइडे को फ़ोन किया, बोली कि मंडे को दिस वाज द फर्स्ट क्लास देयर, निफ्ट का फर्स्ट क्लास, और उसको काम मिला था कि एजरा पाउंड, लिटरेचर के लोग जानते हैं, एजरा पाउंड, वाल्ट व्हिटमैन, ई कमिंग्स, ये एमए के बाद लोग पढ़ते हैं। एमए में पढ़ते हैं जो बहुत ब्रिलियंट होते हैं, एमए में पढ़ते हैं इंग्लिश में, और उसको वो सारे पोएम्स दिए गए हैं। और उसको कहा गया है कि ग्रुप में तुम उसका थीम क्या है बताओ। तो शी फेल्ट ए लिटिल पजल्ड, बोली कि इस पोएम का मैं कैसे बता सकता। तो मैंने कहा बेटा, मैं तुमको कुछ नहीं बताऊंगा, तुमको गलत सही जो दिखाई देता है, जो समझ में आता है वही करो। डोंट थिंक कि मैं तुमको उसका मीनिंग की जरूरत नहीं है, तुमको क्या दिखाई देता है, वर्ड्स क्या तुमको बताते हैं। तो मुझे लगा कि पहला दिन, बच्चों का पहला दिन इस तरह का सवाल अगर उसको दिया जाता है तो बच्चा क्रिएटिव होगा ही, क्योंकि उसको सोचने को मजबूर किया जा रहा है, उसको स्टिमुलस, वर्ड्स का स्टिमुलस उसके सामने, और ये सब स्टिमुलस देख के, और उसको कोई गाइडेंस नहीं है। एंड तो मैं जो आप कर रही थी थोड़े समय पहले, कि डिफिकल्ट चीजों को सामने रखो। जैसे रोट लर्निंग की बात कही गई है, तो रोट लर्निंग तो उसको कहते हैं कि अभी तुमको हमने बता दिया, अभी जैसे अभी 2-3 दिन पहले एक लड़का मेरे पास आया था, उसको लिखने के लिए दिया गया था, माइंड इज नॉट ए वेसल बट ए फायर विच नीड्स टू बी किंडल्ड। तो हम लोग जो रोट लर्निंग की वेसल में भरते जाओ, फिल इन करते रहो। जो हमने अभी कहा कि निफ्ट ने जो उसको काम दिया है, वो काम एमए में किया जाता है। और अगर हम इस बच्चे को अभी देते हैं, मेरे कहने का मतलब है कि ऐसा चैलेंज दो बच्चों को, गिव देम सम चैलेंज, और चैलेंज से क्रिएटिविटी आ सकती है। ये दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से। थैंक यू वेरी मच सर। शिशु का जन्म होता है तो उसका ब्रेन बिल्कुल एम्प्टी होता है, बिल्कुल खाली होता है, और उस मस्तिष्क का जो विकास होता है वो काम करने के द्वारा होता है। जब हम काम करते हैं, प्रकृति को देखते हैं, तो उस प्रोसेस में ब्रेन का ग्रोथ होता है। अभी जो आप लोग बोले उससे ये भ्रांति पनप सकती है कि भाई जिसको किताबी ज्ञान चाहिए किताब पढ़ो, हाथ से काम करना हाथ से काम करो, दोनों मिल जाए तो आदर्श बात है। वो आदर्श बात खाली केवल वो बात नहीं है। बात यह है कि अगर आप काम नहीं करते हैं तो ब्रेन का ग्रोथ नहीं होता है, वो एक डिजीज्ड माइंड का ग्रोथ होता है। अगर केवल किताब तक सीमित हैं तो उससे एक रुग्ण मस्तिष्क का विकास होता है, उससे स्वस्थ मस्तिष्क का विकास नहीं संभव, कभी संभव नहीं है। आप इतिहास देख लीजिए, फिजिक्स का जो फाउंडिंग फादर मैं कहूँगा गलीलियो, और सब काम सारे का जो प्रोसेस भी क्या था, बैल का गोबर उठाया हुआ था, चारा कुट्टी काटा, सब काम में क्या होता।
तो मैं समझता हूं मेरे ब्रेन का ग्रोथ उस प्रोसेस में हो गया। दुर्भाग्य क्या होता है कि जो लोग ये काम करते हैं वहीं तक सीमित रहते हैं पूरे लाइफ लॉन्ग। हमको क्या हुआ कि हमको मौका मिला बाहर जाने का भी, पुस्तक पढ़ने का भी, 6ठी क्लास से पढ़ना शुरू किया। दोनों का जो मेल नहीं हो पाता, ये दुर्भाग्य की बात है। मैं कहना चाह रहा हूं कि नॉट फॉर द सेक ऑफ नेशन बट फॉर द सेक ऑफ योर ओन ग्रोथ, फॉर द सेक ऑफ द ग्रोथ ऑफ योर चाइल्ड, यू शुड इनकरेज हिम टू डू मैनुअल वर्क, डू फिजिकल वर्क, डू वर्क विथ हैंड। अंतिम बात मैं कौशल का ये कहना चाहूंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो बहुत आप लोग जो उच्च पदों पे हैं उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि इसको केवल थ्योरी में सोचिएगा, उसको व्यवहारिक कैसे हो ये देखिएगा। हमारे लिए हर काल में व्यवहारिक हुआ क्योंकि नेपियर साहब खुद रोड रोलर से फील्ड बनाते थे, गड्ढे को साफ करते थे, कंधे से खींचते थे। तो जो हमारे फाउंडिंग फादर्स थे दर साहब, वो लोग खुद करते थे, तो ये बात वहां पे आई, संस्कार में बात आई। अभी क्या है, जैसे बिहार बोर्ड में 500 अंक का पूर्णांक होता है 10th का, 500 में 2 विषयों में, साइंस में और SST में 20-20 अंक का प्रैक्टिकल है। उस प्रैक्टिकल में क्या होता है, हर बच्चे से 200 रुपया लिया जाता है, एक दिन प्रैक्टिकल नहीं करवाया जाता है, 200 रुपया दिया जाता है, उसको 20 में 19-18 नंबर दे दिया जाता है। और प्रैक्टिकल फाइल ऐसा जमा करो कि तुम्हारा नाम लिखा नहीं होना चाहिए, इसको फिर से दोबारा दुकान उसको बेच सके। ये है प्रैक्टिकल। सभी 800 बच्चे अगर देंगे एक एक फाइल तो उसका पैसा टीचर लोग बांट लेते हैं। और उसका दूसरा पहलू है कि बिहार में नियोजन के नाम पे 12,000 पे 10वीं के शिक्षकों को काम करवाया जाता है, मतलब जिसको कोई काम नहीं मिला समाज में वो शिक्षक बन गए हैं, वो अलग पहलू है। लेकिन प्रैक्टिकल का व्यवहारिक पहलू ये है, मैं जब 6ठी नेतागण से पहले हस्तकला विषय हुआ करता था, उसमें परीक्षा के दिन वो रस्सी खरीद के लाते थे, जाबी खरीद के लाते थे, जो भी चीज खरीद के लाते थे। हस्तकला में कोई अगर लड़की खुद रुमाल बुनती है छोटे कपड़े पे, उसको नंबर अच्छा नहीं मिलेगा। कोई मार्केट से बड़ा रुमाल खरीद के ले, उसको नंबर अच्छा मिलेगा। 10वीं मुझे याद नहीं है, यहाँ भी नोएडा में CBSE के अंदर स्कूल है, वो 10वीं में बोर्ड में या 12वीं में ठीक से याद नहीं है, मेरे बेटे ने वो प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट में सोलर कुकर खरीद के दी थी, मैन्युफैक्चरर का नाम लिखा हुआ है, उसको हाईएस्ट नंबर मिला। उस कुकर पे मैन्युफैक्चर वो रफ नहीं करना संभव था, उदय जैसे उसको हाईएस्ट मार्क्स दिया, जिसने नंबर दिया उसको भी देखा। ये भ्रष्टाचार मेरे अध्ययन मेरे अंदर हुआ है, मेरे बेटे ने जमा किया, मैंने खरीदा, उसको हाईएस्ट नंबर मिल गया। और जिस व्यक्ति ने 2 घंटा 4 घंटा काम किया होगा उसको, इसलिए उससे कम मिला, तभी तो हाईएस्ट उसको मिला। ये व्यवहारिक पहलू है प्रैक्टिकल का, इसको आप देखिए। इसमें मिनिमम तो ये है कि एक्सटर्नल एग्जामिनर शुड बी देयर, अभी प्रैक्टिकल में एक्सटर्नल एग्जामिनर नहीं होता है, ये जरूर किया जाना चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू। आप हमारे भी प्राचार्य थे, मैं विकास विद्यालय से यहाँ आया, 10 साहब के अंदर ही विकास में मैंने काम किया और वही मुझको यहाँ लेके आए। तो मुझे उनके साथ विकास में भी काम करने का मौका मिला और नवयुग में। तो हमारे यहाँ तो होम साइंस में लड़के और लड़कियाँ दोनों ही खाना बनाया करते थे और हलवा बनाया करते थे और कपड़े सिला करते थे। हाँ, बर्तन साफ करना, बर्तन हम भी, वो हम गुरु भाई हैं, इसलिए जो वहाँ था नेतरहाट में था वही सारा कुछ हमने भी किया। मैं जो यहाँ बोलना चाहता हूँ, मेरे सामने एक समस्या है, मैं अपने घर की समस्या आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। देखिए, मैं अपने बर्तन अपने आप साफ करना चाहता हूँ क्योंकि नवयुग प्रोडक्ट हूँ। मैं अपने कपड़े अपने आप साफ करना चाहता हूँ, प्रेस करना चाहता हूँ। मैं अपनी गाड़ी अपने आप साफ करना चाहता हूँ, मैं अपनी गाड़ी खुद चलाना चाहता हूँ, मैं अपनी गार्डनिंग अपने आप करना चाहता हूँ। लेकिन जब मैं ये सब करता हूँ तो मैं बहुत डांट खाता हूँ, सचमुच बहुत डांट खाता हूँ। और प्रश्न ये होता है कि भाई आप बहुत नवयुग की संतान हैं, विकास की संतान हैं, ठीक है, लेकिन ये 5 लोग जो हमारे यहाँ काम करते हैं उनकी रोजी रोटी भी तो आप छीन लेना चाहते हैं। आप गाड़ी भी साफ कर देंगे, आप खाना भी बना देंगे, आप सब कुछ कर देंगे, फिर ये लोग काम कहाँ करेंगे? इनके पास जो इनकी रोजी रोटी चलती है वो कौन करेगा? एक पक्ष, दूसरा पक्ष। मैं बीहड़ गांव का रहने वाला हूँ। मैंने बड़ी अपने गांव में कोशिश करके बच्चे को सोचा कि मैं इसे पढ़ाई कराऊंगा। मैंने उसे पढ़ाई करी, उसे 10वीं पास करा दी। अब 10वीं पास करा दी तो इसके बाद कोई काम नहीं है उसका। अब न तो वो हल चलाता है और न उसके पास कोई काम है। अब उसने क्या काम शुरू किया,
सड़क पर खड़े होकर किसी की साइकिल छीन ली, किसी के 2 थप्पड़ मार करके उसके पैसे छीन लिए और वह एक आवारा लफंगा लड़का बन गया। चीजें साहब जुड़ी हुई हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। एक पहलू भी नहीं है उनका। आप ऐसा क्यों नहीं करते? आप कहते गंदगी है, आप क्यों नहीं पॉलीथीन बैग की फैक्ट्री बंद करते? आप गुटखा, ठीक है भाई, आमदनी बहुत सरकार को होती है, उसका पॉलीथीन जो ऊपर का पैक है जिसको मजदूर खाकर फेंक देता है या लोग खाकर के फेंक देते हैं, उसको, उस पैक को आप क्यों नहीं बंद करते? उसकी फैक्ट्री क्यों नहीं बंद करते? दूसरी बात, मैं यूएस गया, मैं कनाडा गया, मैं साउथ कोरिया गया, इतने कंट्री में जब जाता हूँ तो सबसे पहले वहाँ के स्कूल और यूनिवर्सिटी घूमता हूँ। वो अपने स्कूल में बच्चों को प्लम्बर का काम सिखाते हैं, इलेक्ट्रीशियन का काम सिखाते हैं। जितने मुझे, मेरी बेटी को सोफ़ा खरीदना पड़ा, तो खरीदा उसने अपने घर के लिए, तो हम उसको लेकर के वहाँ, उन्होंने हमें ट्रक दे दी छोटी सी, उसमें हम लेकर के आए और आके घर में हमने उसको फिट किया। क्योंकि मुझे ये काम आता था। लेकिन हमारे यहाँ कितने लोगों को वो काम आता है? और क्यों नहीं हमारे स्कूल अपने एजुकेशन सिस्टम में 6ठी क्लास में, 7वीं क्लास में, 8वीं क्लास में प्लम्बर का काम क्यों नहीं सिखाते? क्यों नहीं तमाम सारी ऐसी चीज़ें जो हैं उनको अपने स्कूल में ही एक करिकुलम का हिस्सा क्यों नहीं बनाया जाता? अगर आप लोग इतनी बड़ी जगहों पर बैठे हुए हैं, अगर इस पर थोड़ा ध्यान देंगे तो शायद इस सत्र का ज़्यादा लाभ हो सके। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रोग्राम के 2 दिन पहले इसे प्रकाशित कर दिया है। फिर भी मैं 2 बातों से जोड़ देना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि ग्रेजुअली हम लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि नेत्रहाट विद्यालय एक प्रयोग था, उसकी एक फ़िलॉसफी है, और अभी तक हिंदुस्तान के फ़िलॉसफी ऑफ एजुकेशन की जो किताबें हैं उसमें ये फ़िलॉसफी आई नहीं है। ये एक अलग किस्म की फ़िलॉसफी है। मैंने उस लेख में भी लिखा है कि नेहरू और गांधी के बीच की कोई चीज़ है, नई तालीम और नेहरू की जो आधुनिक शिक्षा, वेस्टर्न एजुकेशन के बीच की कोई चीज़ ईजाद की गई है। ये एक इनोवेशन है अपने आप में। और मैं प्रभात जी से बार बार ये कहता हूँ कि ये समय अब शायद नहीं है कि हम अपनी कहानियों को दोहराएं, अपनी यादों को दोहराएं, बल्कि समय ये है कि राष्ट्र को जो, या दुनिया को जो एक प्रयोग के द्वारा दर्शन दिया गया है एजुकेशन का, हमारा कर्तव्य ये है कि उसे हम सामने लाएं, उसे सामने लाने की ज़रूरत है। और मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में पढ़ा रहा हूँ, फिर भी मुझे लगता है कि ये दर्शन शायद इसकी खास ज़रूरत इस वक्त यहाँ के लोगों को भी है, इस विश्वविद्यालय के लोगों को भी है। इसके बावजूद कि ये नेहरू के नाम पर है और नेहरू की कई बातों पर यहाँ रखी गई है, लेकिन शायद गांधी इसे गायब हो गए हैं। तो इनको, इस नए दर्शन को यदि स्कूल से यूनिवर्सिटी तक ले जाएं हम लोग, तो जो प्रॉब्लम है हमारा इनोवेशन का, वो सॉल्व हो सकता है। मुझे लगता है ये जो मेक इन इंडिया की बात है, ये पुरानी बात हो गई है और ये शायद हम इससे आगे सोचने की ज़रूरत है। इनोवेट इन इंडिया, और इनोवेट इन इंडिया के लिए वो कल्चर, वो फिलॉसफी ज़रूरी है। और इसलिए बार बार मैं इस बात पे जोर देना चाहता हूँ कि इसे दर्शन के रूप में दुनिया के सामने परोसने की ज़रूरत है, पूरी दुनिया के सामने परोसने की ज़रूरत है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि दर साहब से मेरी मुलाकात बहुत थोड़े समय के लिए हुई थी, जब वो 1982 में नेत्रहाट आए थे, सिल्वर जुबली के समय में। तो उन्होंने एक सेवा दल बना के हम लोगों को बताया था और हम लोगों को लेके गांव में गए थे, और तब भी जो एनर्जी उनकी थी वो अद्भुत थी। उन्होंने मेरी डायरी में 2 बातें लिखी थी, नॉलेज एज स्काई हैज़ नो लिमिट। मुझे लगता है अब तक मैं उसको समझने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरी बात उन्होंने कही थी, चलो चले गांव की ओर। अब शायद मेरे जीवन में भी वो फेज आ गया है जब दूसरी बात को समझने का प्रयास कर रहा हूँ, और कई सारे नेत्रहाटियंस मेरे साथ इसमें हैं। बहुत से लोग मुझे पूछ रहे हैं कि क्या नई बात तुम कह रहे हो, क्या ये राजनीति की बात कैसे तुम्हारे दिमाग में आ गई? रामेश्वर जी भी आए थे, पहले मुझसे बहुत नाराज हुए, क्या ये बातें कर रहे हो, क्या हो सकता है इसमें? फिर
पटना से बाढ़ से जाकर उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि नहीं तुम्हारी समझ राजनीति की सही है। शायद अब ऐसे लोगों को राजनीति में आने की ज़रूरत है, श्यामरू जैसे लोगों को, जो सही बात को कह सके, राजसत्ता से डरे बिना सही बातों को कह सके, नहीं तो हमारा समाज काफ़ी संकट में जाने वाला है। हम